everybody. Uh, Today we will discuss about statistic of week 3. So yeah, week 3 content has been completed by me, and I am solving right now the assignments. And right now हमारे घर की लाइट चली गई है तो मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जब लाइट आएंगी तो मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर लूँगी, तब तक हम स्टैटिस्टिक का रिवीजन कर लेते हैं। So this week 3 was all about numerical data. So week 2 was categorical data. Now how to summarize numerical data has been discussed in week 3. So there are two types of variables, namely categorical and numerical. So categorical तो week 2 में cover हो चुका है। सो अब वीक 3 में न्यूमेरिकल वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे कि उनको समराइज कैसे किया जाता है। सो न्यूमेरिकल में दो टाइप्स है, डिस्क्रीट एंड continuous. Discrete means the whole number, like 1, 2, 100, 1000, the whole. There is no decimal part in it, like point कुछ भी नहीं आता, it's whole. 1, 2, 3, 4 ऐसा whole है। एंड कंटिन्यूस में आता है डेसिमल नंबर्स, है ना, सभी कंटिन्यूस, इट्स कंटिन्यूस। सो न्यू डिस्क्रीट में नेचुरल नंबर और इंटीजर्स आते हैं, कंटिन्यूस में नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और रैशनल नंबर भी आते हैं, इरैशनल नंबर भी आते हैं। कंटिन्यूस में सारे रियल नंबर्स होते हैं, डिस्क्रीट में सिर्फ नेचुरल और इंटीजर्स होते हैं। सो यू कैन कैटेगराइज इन दिस वे। नाउ let me read here. Discrete variable usually involves a count of something, whereas continuous variable usually involves a measurement of something. यूजुअली जनरली बात की जाए तो डिस्क्रीट वेरिएबल कब यूज होता है, जब कुछ काउंट करना हो, नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ बास्केट, नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, नंबर ऑफ बुक्स ऑन अ डेस्क। ये सब काउंट करने की बात कब जब आती है तब डिस्क्रीट वेरिएबल चूज़ करते हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल कब चूज़ करते हैं, जब कुछ मेजर करने की बात आती है। द लेंथ ऑफ द table, the length of the road, the weight of any person or the height of any person. तो जब भी कुछ मेजर करना हो तो कंटिन्यूस यूज़ करते हैं और जब कुछ काउंट करना हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल यूज़ करते हैं। नाउ let me read here. If the numerical data is discrete data and small in size with distinct values, for continuous data we form classes. Okay, for discrete data like whole numbers है तो उनका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हम विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, लाइक 1 2 3 4 5 6। उसमें बहुत सारे 2s की वैल्यू है, बहुत सारे 5 की वैल्यू है, तो उसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल है, 2 कितने हैं, लाइक काउंटिंग, दैट इज़ द डिस्क्रीट। वो अनग्रुप्ड दैट इज़ ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक वैल्यू बहुत बार रिपीट हुई है, तो कितनी बार रिपीट हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, इट्स अ ग्रुप डेटा। So distinct values and the frequency. If you want, you can use tally marks to show the frequency, and you can show the data. In continuous data, we form intervals, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Generally, it's good to have 5 to 20, minimum 5 and maximum 20 intervals in your frequency table while forming a interval based
frequency distribution. Okay, so this is a general guideline, and each observation should belong to some of the class, and one observation should belong only to the one class. मतलब एक ऑब्जर्वेशन इस क्लास को भी उस क्लास को भी नहीं बिलोंग करनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, इसको बिलोंग तो इसको नहीं, लेकिन हर वैल्यू एक क्लास को बिलोंग करनी चाहिए. Then we come to stem and leaf diagram. What is a stem and leaf diagram? इन्होंने ना ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है. मतलब हमारे पास एक डेटा है with the same tens place, like for example 15, 16, 12, 13 and 19. तो ये सब डेटा है हमारे पास. मुझे लिखने में बहुत आई एम वेरी लेज़ी टू राइट ऑल ऑफ दिस नंबर्स. तो उन्होंने एक ट्रिक ढूंढ ली कि क्या करना है. इनका जो 10th प्लेस है वो 1 ही है, तो 1 लिखो, उसके बाद में एक स्ट्रोक, एक लाइन खींचो, उसके बाद लिखो 2, 3, 5 और 9, क्योंकि हमने क्या लिया 12, 13, 15 एंड 19 लिया. ओके, सो 1, 2, 3, 5, 9, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 5, 15, 1, 9, 19. सो एक इतने बड़े लंबे डेटा को एक ही लाइन में सम अप कर दिया. सो इट्स काइंड ऑफ लीफ एंड स्टेम इज दी वन, एंड उसके लीव्स हैं 2, 3, 5, 9. ओके, सो एक स्टेम से इतने सारे लीव्स हैं. इट्स अ गुड टू compress your data. That was about stem and leaf diagram. Descriptive measures. Okay, so there are measures to measure a numerical data. How to summarize the numerical data, how to take insights from the numerical data. So we have two measures of central tendency and measure of dispersion. Measure of central tendency means where the typical data value, जनरली कौन सी वैल्यू बहुत ज़्यादा है डेटा में, व्हाट इज़ द टिपिकल वैल्यू. मतलब ऐसे हाथ लगे कुछ भी निकालो तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी वैल्यू आने की है, वो वैल्यू. रैंडमली कुछ भी ऐसे पिक किया जाए डेटा पॉइंट को, तो जिस पॉइंट की आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो मेजर ऑफ सेंट्रल, मतलब उसकी क्वांटिटी डेटा में बहुत है. इट लाइज एट द पीक, बहुत है. ऑल ऑफ द अदर वैल्यूज आर सराउंडेड अराउंड दैट वैल्यू. सो इट्स अ टिपिकल सेंट्रल वैल्यू. Measures of dispersion is the spread of data. How much the data is spreaded, कितना खींचा हुआ है. What's the spread of the data from which point to which point, what's the spread of the data. So measure of central tendency के साथ शुरू करते हैं. फर्स्ट है mean, which is absolutely familiar to everyone knows mean, which is called average also. उसका फॉर्मूला तो हम सबको पता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो इट्स वेरी मच ईजी. अगर ग्रुप डेटा है तो समेशन एफेक्ट्स अपॉन एन बदलता है पॉपुलेशन और सैम्पल की वजह से. सैम्पल में स्मॉल एन होता है और पॉपुलेशन में कैपिटल एन होता है. एंड तो ये तो हो गया ग्रुप डेटा का. डिस्क्रीट. अब इंटरवल्स हैं. कंटिन्यूस डेटा में कैसे करना है, पहले उसकी क्लास मार्क ढूंढना है. क्लास मार्क कैसे ढूंढे, जो क्लास इंटरवल होती है 10, 20, 20 to 30, 30 to 40. अब क्लास मार्क्स कैसे ढूंढे, क्लास मार्क इट्स द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल. मतलब 10 और 20 को ऐड करो, divided by 2, it will give you average of the class interval, which is the midpoint, and that's the class mark. Okay, so if your data is continuous and intervals हैं
तब मीन कैसे निकाले, समेशन एफ इंटू द क्लास मार्क मिड पॉइंट अपॉन number of observation which is the capital N. If we add constant to the mean, अब मीन निकाला हुआ है और उसके बाद हमने क्या किया, पहले की वैल्यू में एक एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नया मीन में उतना ही कांस्टेंट ऐड कर दो, इट विल गिव यू द न्यू मीन. इफ यू मल्टीप्लाई, सेम, if you multiply a constant with the all the data points, don't compute the mean once again, just mean जो old mean था ना उससे वो जो constant है उसको multiply कर दो, काम खत्म. अब मीडियन क्या है, the most middle value, okay, the number that divides the data into two parts, 50-50. Okay, so what's the formula for calculating mean when the number of observation are odd है तो n plus 1 by 2, and if it's even then n by 2, जो भी वैल्यू मिलेगी n by 2 कर लो, वो वैल्यू साइड में रख लो, और n by 2 plus 1, ओके, n by 2, अब 4 है समझो, 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 4 है, तो 4 by 2 is 2, ओके, सो 2 को साइड में रख लिया. 2 is not the median, 2 second observation, 2 refers to the second observation, not the median value. It shows the second observation. अब 2 मिल गया, 2 plus 1 3, so second और third observation, not the value. second और third जो भी observation है डेटा में उनका एवरेज निकालो, ओके, second and third observation, I'm repeating, observation, not second and third is not the value, it refers to a value in the data, the position of the value in the data when the, पहले तो डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो, उसके बाद ये करो सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन का मीन. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी. नाउ इफ वी ऐड कांस्टेंट, नथिंग, जो मीडियन था ना पहले के ओल्ड डेटा में जो मीडियन होता है ना, वही मीडियन को ऐड कर दो. अब सभी डेटा में आप ऐड कर रहे हो तो सभी ही उस कांस्टेंट के साथ बढ़ रहे हैं, सो द मिडल वैल्यू मिडल में ही रहेगी, क्योंकि हर चीज़ एक ही दिशा में बढ़ रही है और उतना ही बढ़ रही है, सो द मीडियन विल रिमेन द सेम, ओनली द कांस्टेंट विल बी एडेड इन द ओल्ड मीडियन. बस इफ़ यू मल्टीप्लाई, सेम लॉजिक, मीडियन जो पहली, जब अगर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मीडियन है तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ही मीडियन रहेगा, बस ओल्ड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट को, नया मीडियन मिल गया. सो ओके, दिस वाज अबाउट मीन एंड मीडियन. अब मोड पे आते हैं. व्हाट इज़ मोड? मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन द होल डेटा सेट. जो भी ज़्यादा बार ऑकर होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो मोड है. ओके, सो दैट्स इट. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो मोड है. इसका फॉर्मूला था एक्चुअली स्कूल में, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, समथिंग F1C ब्ला ब्ला कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा. इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. 2 of F into I don't remember, I have to check, बट ऐसा ही कुछ तो था. भगवान की कृपा से इसमें ऐसा कुछ नहीं है. मोड इज जस्ट द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू इन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू इन द डेटा सेट. अगर 2 हुए तो बाय मॉडल, अगर 2 से ज़्यादा हुए तो मल्टी मॉडल है डेटा. एक भी नहीं है तो नो मोड, मोड ही नहीं है डेटा में, क्या करें. ओके, तो अगर मोड को कांस्टेंट से ऐड किया जाए तो सेम जी,
जो जुन्ना मोड था ना, जुन्ना ओल्ड मोड था ना, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दो और मल्टीप्लाई करो तो जो ओल्ड मोड था उससे कांस्टेंट को, सॉरी मेरे आँख में कुछ तो चला गया है, जो ओल्ड मोड था उसमें कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो. नाउ measure of central tendencies are over. Now we move to measure of dispersion. What is dispersion? I told you the spread of the data. Okay, to describe that the difference quantitatively कितना difference है, what's the difference in the whole data, what's the spread of the data, वो समझने के लिए हमने measure of dispersion पढ़ना है. Why we need? Because of this we need. Okay, also known as measure of variation, measure of spread. Okay, so first है range. What is range? एकदम simple, पूरे डेटा को sort कर लो, find the highest value, find the lowest value, and just find the difference between the highest and the lowest value, highest minus lowest value, जो भी है वो range है. Simple, nothing complicated. What is variance? Now variance is a contrast to the range. The variance takes into account all the observation, her observation. Now one way of measuring the variability of the data is to consider the deviation of the data values from the central value. Now variance कैसा ढूंढे? variance ढूंढने के लिए पहले डेटा का एक मीन ढूंढो. जनरली हम सैम्पल मीन ही ढूंढते हैं. सो सैम्पल मीन ढूंढो, उसके बाद जो डेटा वैल्यूज़ हैं, हर एक डेटा वैल्यू का मीन से कितना डिफरेंस है वो ढूंढो, फिर उस डिफरेंस को स्क्वायर करो. हर एक वैल्यू को, हर जो भी एक्स आई माइनस द मीन द होल स्क्वायर. ओके, ऐसे हर डेटा वैल्यू के साथ करो, डिफरेंस ढूंढो, स्क्वायर करो, डिफरेंस ढूंढो, स्क्वायर करो, और वो जो सम ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यूज़ है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ द जो भी डिफरेंस आया उनका सम कर लो, समेशन अपॉन एन, कैपिटल एन फॉर पॉपुलेशन, बट हम सैम्पल ढूंढ रहे हैं तो स्मॉल एन माइनस वन, दैट इज द वेरियंस. Now if we add a constant to the variance, nothing changes. That's the beauty. जो हम ऐड करें ना हर वैल्यू में एक कांस्टेंट, तो वेरिएंस बदलेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो सेम ही अमाउंट से बड़ी है, तो उनकी वेरिएबिलिटी भी उसी अमाउंट से बढ़ेगी जितनी पहले थी. देयर इज़ नो चेंज. The new variance is the same as the old variance. Now if we multiply, there is a twist. If we multiply a constant with each value, then the new variance will be the constant का square into old median. Constant का square into old median. Okay, sorry, old variance. The standard deviation. Now what is standard deviation? Standard deviation, in variance we are squaring the difference. So जो real है वो तो डबल हो चुका है, not double also, it is been squared. So real variance तो हमें पता ही नहीं चलेगा. तो अगर kg इंटू kg होगा तो वो kg स्क्वायर होगा, और हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में कितने kgs का वेरिएंस है. kg स्क्वायर का वेरिएंस है, कुछ समझ नहीं आएगा. तो हमने क्या किया, उसको स्क्वायर रूट में डाल दिया. जो भी हम वेरिएंस ढूंढेंगे उसको स्क्वायर रूट में डालो, जो वैल्यू मिलेगी दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन. सो टू शो यू, this is, if we add the variance into square root, you will get the standard deviation. Okay, so square root में डाल दो variance को, that's standard deviation. Adding a constant, while the variance does not change,
वेरिएंस भी चेंज नहीं होता ऐड करने से कांस्टेंट, तो एस डी भी नहीं, बिकॉज एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इटसेल्फ। अगर वेरिएंस ही चेंज नहीं हो रहा तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेंज नहीं होगा। बट मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट विथ ईच वैल्यू, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन? वेरिएंस क्या था? सी स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। ये क्या होगा? सी स्क्वायर नहीं, क्योंकि रूट आएगा ना, तो क्या होगा? सी इंटू ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. Now we'll go to percentiles and quartiles. Now what is percentile? Percentile percentile shows अगर कोई for example 45th percentile, it shows that 45% of the data is below that or equal to it. 45% ऑफ द डेटा जो है ना उससे नीचे है, एंड इट्स एट द 45th पोजिशन. If we divide the data into 100 parts, there are 99 percentiles. We want 99 percentile to divide the data into 100 parts. Okay, so it shows that first time it feels, oh my god, what is this? And I didn't understood, but it's easy if you understand it carefully, and most of people make mistake in this only. Computing percentile. Now how to compute percentile? Arrange the data in the sorted order, increasing order में. फिर जो number of observation है n, that is n. And what is p? P is your percentile which you want. If I want 25th percentile, then divide it by 100, you will get 0.25. Now multiply n and p. After multiplying n and p, if you get an integer, then जो एक मिनट, द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन द पोजीशन एनपी करने के बाद जो इंटीजर आया ना, दैट इज द पोजीशन ऑफ द वैल्यू इन द डेटा सेट. वो पोजीशन और दैट पोजीशन प्लस 1 का एवरेज. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ वी गॉट सेकेंड ऑब्जर्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग एन इंटू पी एंड वी वांट परसेंटाइल, देन 2 आ गया तो इंटीजर है, तो क्या करेंगे? 2 + 1 3. सो थर्ड पोजीशन पे जो डेटा वैल्यू है, सेकेंड पोजीशन पे जो डेटा वैल्यू है, उसका एवरेज निकालेंगे. उसका जो एवरेज आएगा दैट इज आर whichever percentile we want. Okay, and if it is not an integer, decimal में है, the very next observation, for example 2.5 आया है, तो third observation is your percentile whichever you want. जो भी तुमने ढूंढने की कोशिश की है, that is the very the smallest integer greater than np. Let me tell you, डेसिमल में जो आता है 2.5 2.9, the smallest integer is the next integer 3. Now it's weird that smallest is the 3. How? ये ना एक PW की क्लास में अनुराग सर ने बताया था, with the greatest integer function. दैट वॉज द, उन्होंने वही एग्जाम्पल था, मुझे याद नहीं आ रहा वो क्या है एक्चुअली. आई लुक एट इट एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. दैट द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज द नेक्स्ट इंटीजर. Okay, now we come to quartiles. There are 3 quartiles: first quartile, second quartile, third quartile. First quartile is the 25th percentile. Second is the 50th percentile, which is also a median, and third quartile is the 75th percentile, which is third quartile. Okay, and there is a 5 number summary. उसमें क्या होता है? The minimum value, first quartile, second quartile, third quartile, and the maximum. Okay,
What is interquartile range? Interquartile range is the difference between the third quartile and the first quartile. And the quartile divides the data into 4 parts. Each part contains 25% of the data. Okay, so this was all about statistics of week 3, and it was amazing and it was very easy also. So next I will make video on mathematics, which is much more interesting, quadratic equation. See you in that video. Till then, bye bye.